नई दिल्ली के नॉर्थ में मुखर्जी नगर, वहाँ का एक कमरा 10 बाय 10 फीट का होगा। सिंगल बेड है, कुर्सी है, टेबल है और टेबल के ऊपर किताबें जो छत को छू रही हैं। किराया 8,000 रुपये महीना। 26 साल के रमेश वहाँ रहते हैं। दियोरिया यूपी से 4 साल पहले आए थे। इन सालों में उन्होंने एसएससी सीजीएल 2 बार दिया, यूपीएससी प्रीलिम 1 बार और यूपी पीसीएस 1 बार। किसी में नहीं हुआ। पापा गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, रिटायर हो चुके हैं। माँ हर संडे को फ़ोन करती है, कुछ हुआ, कहीं कुछ बात बनी? नहीं माँ, अगली बार पक्का, इस बार तो होके रहेगा। रमेश अपना फ़ोन रखता है, किताबें खोल के फिर से पढ़ना शुरू कर देता है। ऐसा कमरा इस देश में बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी कॉलोनीज़ में, मुखर्जी नगर हो, ओल्ड राजेंद्र नगर हो, प्रयागराज हो, पटना हो, जयपुर हो, कमरे का साइज़ बदलता है, कमरे का रेंट बदलता है, शायद बेड भी बदलता है, टेबल कुर्सी बदलती है, कहानियाँ सेम है। नहीं हुआ, लेकिन अगली बार पक्का। वही फ़ोन रख के वापस फिर से पढ़ाई। ये वीडियो ना सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं है। सरकारी नौकरियाँ बहुत अमेजिंग है, सैलरी अमेजिंग है, सिक्योरिटी अमेजिंग है, पेंशन अमेजिंग है, पर्क्स अलाउंसेस अमेजिंग है, रुतबा रिस्पेक्ट अमेजिंग है। लेकिन किसी चीज़ की ख्वाहिश करना और किसी चीज़ को हासिल करने के लिए वाकई में एक प्लान होना बहुत बड़ा फासला है। और इस फासले के बीच में करोड़ों लोग इस देश में हर साल भटक जाते हैं। रमेश एक मनगढ़ंत नाम है, लेकिन उसकी ज़िंदगी की कहानी सच है। इस वीडियो में उस सच को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप ज़िंदगी में जो भी अपने लिए निर्णय लें, चाहे आप सरकारी नौकरियों के लिए बैठना चाहते हैं, तैयार होना चाहते हैं या नहीं, आप सोच समझ के वो निर्णय लें। शुरू करते हैं सबसे बड़े वाले से, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। पिक्चरें बनी हैं इसके ऊपर, इंस्टाग्राम के पेजों पे पेज डेडिकेटेड है इस पे, यूट्यूब पे भरे हुए हैं वीडियो, कोचिंग सेंटर्स बने हुए हैं इसके लिए। और 2025 में 9,37,000 लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया। प्रीलिम में करीब 5,75,000 लोग बैठे और उनमें से एग्जैक्टली 958 लोग सिलेक्ट हुए। सिलेक्शन रेट ऑफ 0.166%। मतलब 1,000 लोगों ने रजिस्टर किया, 2 लोगों का अल्टीमेटली सिलेक्शन हुआ। पूरे फनल को समझने की कोशिश करते हैं। प्रीलिम्स के जो सारे कैंडिडेट हैं उसमें से मेंस सिर्फ 2.45% पहुंच पाते हैं। मेंस जो क्लियर करते हैं उसमें से रफली 19% लोगों को इंटरव्यू कॉल आती है। इंटरव्यू कॉल में जो बैठते हैं उनमें से करीब 35% फाइनली रिकमेंड किए जाते हैं। 3 स्टेज का एलिमिनेशन, हर स्टेज में कटौती कटौती कटौती, क्योंकि इस देश के सबसे फाइनेस्ट लोग ही चुनने। अब सबसे ज़रूरी बात, जो भी यूपीएससी क्लियर करते हैं, और हर साल करीब 1,000 लोग तो क्लियर करते ही है ना, वो अपने पहले अटैम्प्ट में नहीं करते हैं। ऑन एन एवरेज तीसरे या चौथे अटैम्प्ट में क्लियर होता है। एवरेज एज ऑफ सिलेक्शन करीब 27 साल है। सिर्फ 7 से 10% लोग हैं जो पहले अटैम्प्ट में ही क्लियर कर पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सीटें बढ़ रही हैं। 2024 में 1,009 सीटें थी, 2025 में 1087, 2026 में 933, कम हो गई हैं। बाकी एग्जाम देखते हैं। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन ऑड्स या मतलब प्रोबेबिलिटी उतनी कम है। एसएससी सीजीएल में 2024 में करीब 34 लाख लोगों ने रजिस्टर किया। सीटें करीब 18,175। सिलेक्शन रेट ऑफ 0.52%। यूपीएससी से बेटर है, लेकिन 0.52 मतलब 190 लोगों में से एक इंसान सेलेक्ट होगा। 2025 आते आते 28 लाख लोग रजिस्टर किए, सीटें थी करीब 15,000, तो और कम हो गया सिलेक्शन रेट। सीएचएसएल उससे भी बुरा है। 2024 में 34.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, 3,955 सीटें थी, मतलब हर एक सीट के लिए 1,010 एप्लीकेंट्स। सिलेक्शन रेट ऑफ 0.1%, यूपीएससी से भी लोअर। और वैकेंसी काउंट्स जो है ना वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। 2021 में करीब 6,000 सीटें थी, 2023 में गिरकर करीब 1,200 हो गई, 2024 में आके वापस करीब 4,000 हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और सीटें कम हो गई हैं, उसकी वजह से आपके चांसेस उड़ गए। रेलवेज पे आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 की कहानी, 1,22,00,000 एप्लीकेशंस, 1,22,00,000 वैकेंसीज, करीब 11,500। सिलेक्शन रेट ऑफ 0.95%। हर 1,000 लोगों में
एक इंसान भी सिलेक्ट नहीं होगा। आरआरबी ग्रुप डी की कहानी देख लेते हैं। 1,08,00,000 एप्लीकेशंस, 32,400 सीटें के करीब। बैंकिंग देख लेते हैं। SBI PO की कहानी, 2023-24 में 2000 वैकेंसीज थी, 24-25 आते आते 600 हो गई। 25-26 में सिर्फ 541 सीट्स। कितने लोगों ने अप्लाई किया? 5.5 लाख से लेकर 8.5 लाख तक। सिलेक्शन रेट ऑफ लेस देन 0.1%। तो सिलेक्शन रेट की समरी देखें। UPSC CSE 0.17%, SSC CGL 0.52%, SSC CHSL 0.1%, RRB NTPC 0.095%, SBI PO लेस देन 0.1%। 3 से 5 साल अपनी ज़िंदगी के एक लेस देन 0.5% की जीत की प्रोबेबिलिटी के लिए लॉटरी टिकट के क्लोज है ये। लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस टिकट की कीमत कितनी है। एक कॉम्प्रिहेंसिव UPSC प्रिपरेशन का अगर आप कोर्स लेंगे 1.5 से 3 लाख रुपए आराम से। ये सिर्फ कोचिंग है। फिर तो आपको मतलब दिल्ली में भी रहना है, अगर दिल्ली में है या कहीं भी और, तो 6 से 10 हज़ार रुपये। PG रूम का खर्चा, खाने का खर्चा 3 से 5 हज़ार, ट्रांसपोर्ट मिसलेनियस आपके पर्सनल खर्चे 3 से 5 हज़ार। तो महीने के आप करीब 15 से 25 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं। अगर 3 साल की आपकी प्रिपरेशन है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 3 साल के अटैम्प्ट हैं, देन द टोटल सम ऑफ मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग इज अराउंड 9 से 11 लाख रुपए। अगर ये 5 साल का साइकिल हो जाता है 14 से 17 लाख रुपए। SSC बैंकिंग कोचिंग चीपर है, यस, 10 से 25 हज़ार रुपये, लेकिन लिविंग कॉस्ट तो उतना ही है, खासकर अगर आप दिल्ली में ही मूव कर गए। तो 2 से 4 साल की प्रिपरेशन के लिए आराम से 4 से 5-6 लाख रुपए वहाँ भी जा रहे हैं। अब इन सारी कोचिंग के लिए, रहने खाने के खर्चे के लिए कोई लोन वोन तो नहीं मिलता है, एजुकेशन लोन तो नहीं है, तो आपको कोई पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, आपको अपना सोना गिरवी रखना पड़ेगा, फैमिली को कोई कर्ज लेना पड़ेगा। वो कर्ज आएगा आराम से 11-12% में। अगर आप किसी गांव में हैं जहां कोई कोलैटरल नहीं है, आप कोई चीज़ गिरवी नहीं रख सकते, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 15-20-25% तक भी जा सकता है, शायद उससे भी ज़्यादा। तो इसका कोई सर पैर नहीं है। एंड परिवार अपनी पूरी जिंदगी की आमदनी इस पे लगा देते हैं एक 0.5% ऑन एन एवरेज विन रेट या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए। वक्त की कीमत अलग। आपने इन 2-3-4 जितने भी साल लगे आपको तैयारी करने के लिए, कोई काम नहीं किया, कुछ कमाया नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं गैदर किया, तो बाय द टाइम यू क्वालिफाई आप 27 साल के, एंड अगर आप क्वालिफाई कर ले आपकी ज़िंदगी सेट है, कोई दो राहें नहीं है। इट इज़ द बेस्ट लाइफ दैट यू कैन हैव इन इंडिया ऑन मैनी काउंट्स। लेकिन अगर आप वो 99.5% लोगों में से हैं जिनका नहीं हुआ, डिस्पाइट गिविंग इट एवरीथिंग, वो शिद्दत, वो परिश्रम, वो माँ बाप का आशीर्वाद, वो हर एक चीज़, उन सब के बावजूद अगर नहीं, देन एट द एज ऑफ 27 आप 15 लाख रुपए अपनी ज़िंदगी के खर्च कर चुके हैं, 3 से 4 साल अपनी ज़िंदगी के खर्च कर चुके हैं, एंड आपके पास आपके रेज्यूमे में कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। इट इज़ अ स्कैरी सिचुएशन टू बी इन। अब पूछने वाली बात यह है कि यार ऐसी चीज़ तो मैं कुछ नई नहीं बता रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी नहीं पता है। मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना ही मैं कोई कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, ना ही मैं बच्चों को गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाता हूँ, ना ही मेरा कोई प्राइवेट स्कूल है जहाँ मैं चाहता हूँ कि वो जाएँ और सरकारी नौकरियाँ लाने। आई एम डिस्पैशनेट। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पर्सनली पूछूंगा कि इस देश में इतने सारे लोग इन सरकारी नौकरियों के पीछे क्यों भागते हैं? And there are multiple reasons behind that. Of course, it's very easy to say कि यार स्टेबिलिटी है, आप फायर नहीं होंगे, आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, बट these are also very demanding jobs. ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सोने के तख्त पे आप बैठे हुए हैं, ज़िंदगी एकदम चिल है, आपको कुछ काम नहीं करना है। These are really demanding roles. आपकी ट्रांसफ़र होती रहेगी, आपका परिवार हिलता रहेगा, you are always dealing with the public, you're always dealing with things which are bureaucratic, you are not growing as fast as maybe others are. आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, शायद कोई प्राइवेट सेक्टर में है उनकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है। हाँ, आपको ये लगेगा कि वो कभी फायर हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल्सो बिलीव कि यार मैं एक अच्छा वर्कर हूँ, एक केपेबल वर्कर हूँ, तो अगर मैं प्राइवेट में होता तो शायद मैं वहाँ भी फायर नहीं होता। क्यों होता? अगर होता भी तो कहीं और नौकरी मिल जाती। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई फील द बिग रीज़न मेरे हिसाब से इसकी एक सरकारी नौकरी आपको एक ऐसी चीज़ देती है जो इस देश में बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, एंड दैट इज़ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ स्टेटस। इस देश में
स्टेटस बहुत ज़रूरी है। लोग आपको कैसे देखते हैं, कैसे परखते हैं, समाज में आपका ओहदा क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप एक सरकारी अफसर हैं, एक यूपीएससी के या एक एसबीआई पीओ में हैं या रेलवेज़ में काम करते हैं, देयर सडनली अ प्रिडिक्टेबिलिटी ओवर हाउ पीपल विल रिस्पॉन्ड टू इट, नंबर 1। नंबर 2, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो जाता है, आप कहीं फंस जाते हैं, देयर इज़ अ सर्टन आई नो पीपल एंड दस आई विल बी एबल टू मैनेज इट कंफर्ट, जो कि बाकी जगहों पे नहीं होता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरे पास आज पैसा है, पब्लिक प्रोफाइल है, करोड़ों लोग मुझे देखते हैं, मेरा कंटेंट फॉलो करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अगर भगवान ना करे मैं किसी ऐसी चीज़ में फंस जाऊं विच इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव डन, नॉट समथिंग दैट आई हैव विश्ड फॉर, आई डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। मतलब मेरे को बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सबको ढूंढना पड़ेगा कि जी किससे बात करनी होगी, कहाँ पहुँचना होगा, कैसे करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता हाउ द सिस्टम वर्क्स, मुझे नहीं पता है हाउ द बैक एंड गवर्नमेंट मशीनरी वर्क्स। लेकिन अगर एक इंसान एक गवर्नमेंट मशीनरी में है, देन दे अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, दे आर ऑलवेज अ फोन कॉल अवे फ्रॉम एनी हेल्प दैट दे वुड नीड। एंड थर्ड is that it gives them a massive sense of comfort knowing कि their generation is already set and secure. उनकी पेंशन, उनकी मेडिकल, उनकी ग्रेचुइटी, उनका पीएफ, it sets them up for life. And उनकी generation gets avenues and access that is taken care of. क्योंकि हर एक इंसान के लिए, हर एक माँ बाप के लिए उनकी जनरेशन कहाँ जाएगी, क्या वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगी कि नहीं, बिगर एंड बेटर देन द ऑर्बिट देयर पेरेंट्स वर बॉर्न इन इज़ द बिगेस्ट थिंग। एंड इन सो मेनी वेज अ गवर्नमेंट जॉब गारंटीज दैट। हाँ, अनकोर्स इनकम तो है ही, एंड बुरी बिल्कुल भी नहीं है। एक एंट्री लेवल IAS ऑफिसर 90,000 से 1 लाख रुपए महीने से शुरू करते हैं। एक सरकारी बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, मेडिकल इंश्योरेंस होगी, 60 साल तक आपकी जॉब सिक्योरिटी है। एक टैक्स इंस्पेक्टर 55 से 65,000 रुपए कमा रहे हैं। एक बैंक पीओ 70 से 80,000 रुपए कमा रहे हैं। एक लोअर डिवीजन क्लर्क भी, विच इज़ लिटरली द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग, वो भी 23 से 27,000 रुपए कमा रहे हैं। अब अगर आप एक छोटे शहर में जाएंगे ना, पटना या देवरिया, प्रयागराज, वहाँ अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ये तनख्वाहें उनसे 2, 3, 4 गुना ज़्यादा हैं। इज़ द सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस, सेम एवरीथिंग, लेकिन एक छोटे शहर का ग्रेजुएट 8 से 15,000 रुपये कमा रहा होगा। वहीं एक सरकारी नौकरी, विच इज़ ऑफ कोर्स इंसेनली हार्ड टू गेट, आपको उसकी मल्टीपल्स दे रही है। एंड जहाँ जहाँ मैंने देखा है, वो स्टेट्स जिनका GDP पर कैपिटा लो है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ आउटकम है, दे love government jobs a lot more, which is why my understanding, यूपी बिहार में आप देखेंगे there's a lot more love for government jobs than other states. It's not only population, नहीं, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात देखेंगे, they are also heavily populated, but the avenues and the opportunities that graduates have there are a lot more than these other states. And this is why मुझे ऐसा लगता है कि the love for something which is secure, which is predictable, ना सिर्फ इनकम के लिए बट ऑल्सो सोशल स्टेटस, वो सरकारी नौकरियां उनको देती हैं। अब इस पूरे वीडियो का आउटकम क्या है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी मत करिए, प्लीज़ करिए, लेकिन एक प्लान के साथ करिए। अगर आप अपनी आंखों में पट्टी बांधकर एक रेस भागते हैं, तो व्हाट इज़ द लाइक्लीहुड दैट यू विल विन? वेरी लेस, राइट? कितना लेस? 10%, 5%, 0.5%? वही 0.5% आपके इस एग्ज़ाम का भी आउटकम है, और वो बेवकूफ़ी है। अगर आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध के सिर्फ कामना करते हुए इस अंधविश्वास के साथ कि जी हमारा तो हो ही जाएगा क्योंकि हमने एक पिक्चर देखी है जिसमें किसी इंसान ने कर दिखाया, यू आर फॉलिंग प्रे टू द बिगेस्ट बायस दैट ह्यूमन माइंड हैज़, कि वो कॉन्फर्मेशन ढूंढता है, वो किसी भी चीज़ से अगर वैलिडेशन मिल जाए उससे ज़्यादा प्यार करता है। एक कहानी अगर पता चल जाए कि एक इंसान ने 8 बार ये एग्ज़ाम दिया, सब कुछ किया, तब भी हो गया, उससे उन्हें प्यार हो जाएगा। वो उन सारी कहानियों को इग्नोर करेंगे जो कि हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ होती है,
लेकिन कभी भी वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते. माई एम फॉर दिस वीडियो इज़ टू गिव यू अ रियलिस्टिक प्लान कि अगर आप 22-23 साल की उम्र में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, यानी इस आशा से करते हैं कि आपका क्लियर हो जाएगा, तो मतलब आप में दिमाग है, आप में क्षमता है, आप में धैर्य है, आप में शिद्दत है. उन्हीं सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए भी यूज़ करिए. कैसे? सबसे पहले एक प्लान बनाइए कि यार चाहे मैं जितना भी करीब आ जाऊं, आई विल हैव अ डेडलाइन टू व्हेन आई हैव टू स्टॉप. वो डेडलाइन मेरी इकोनॉमिक स्थिति डिटर्मिन करेगी, मेरी पर्सनल स्थिति डिटर्मिन करेगी, मेरी सोशल स्थिति डिटर्मिन करेगी, बट ये डेडलाइन ज़रूरी है. तो फ़र्ज़ करिए आप बोलते हैं कि 25 साल की उम्र तक मैं अटैम्प्ट दूंगा, नहीं हुआ तो मैं रुक जाऊंगा. चाहे मेरे मेंस क्लियर हो जाए, चाहे मैं इंटरव्यू तक पहुंच जाऊं, आई विल स्टॉप बिकॉज आई कांट लीव माई लाइफ टू अ 0.5% चांस. और फिर आपको सब कुछ दे देना है. 25 साल तक आपको ऐसी मेहनत करनी है दोस्त कि आप हो ही जाएंगे, आप क्लियर करके ही रहेंगे, एंड भगवान करे हो भी जाए. लेकिन एज द प्रोबेबिलिटी सजेस्ट 99% का नहीं होगा. तो 25 साल बाद यू नीड अनदर प्लान, अ प्लान फॉर लाइफ दैट विल हैव टू स्टार्ट. वो प्लान्स क्या हो सकते हैं? अगर आप एक छोटे शहर से हैं एंड यू विल बी लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू. अगर आपने मेहनत के साथ काम किया है, इफ़ यू स्टडीड हार्ड, इफ़ यू रियली वर्कड, यू कैन गेट अ जॉब, एंड दैट विल बी द फर्स्ट थिंग. अपने आप को पैरों पे खड़ा करवाना है. एनी जॉब दैट स्टार्ट्स मेकिंग यू अर्न मनी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब तक आप अपने पैसे खुद के कमाने शुरू नहीं करेंगे, आपका जो आत्मविश्वास है ना, और जो खुददारी है, वो वापस नहीं आए. एवरीथिंग दैट यू लॉस्ट बिकॉज यू कुडंट क्लियर द एग्ज़ाम, आपके परिवार कर्ज तले दब गए हैं, उन्होंने सोना गिरवी रख दिया है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें ना आपको रातों को खाती रहेंगे. लेकिन जिस दिन आप कमाना शुरू करेंगे, आप धीरे धीरे उस सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू करेंगे. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. नंबर 2, उस नौकरी के साथ चाहे वो जितने भी पैसे आपको देती हो, 13,000 रुपये, 15,000 रुपये, 25,000 रुपये, आप अपनी रातों को, आप अपने वीकेंड्स पे, आप अपनी छुट्टियों में स्किल्स एक्वायर करेंगे. वो स्किल्स जो आपको ज़िंदगी में जितवाएंगे, वो AI स्किल्स हो सकते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स हो सकते हैं, वो कंटेंट राइटिंग स्किल्स हो सकते हैं, वो एडिटिंग स्किल्स हो सकते हैं, वो कोडिंग स्किल्स हो सकते हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग के स्किल्स हो सकते हैं, वो मैकेनिकल के हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रिकल के हो सकते हैं. आप जो सीखना चाहें, जो करना चाहें, लेकिन करना पड़ेगा. जितनी ही मेहनत आपने UPSC के लिए करी, जितनी ही मेहनत आपने किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए करी, उतनी ही मेहनत आपको अपनी ज़िंदगी में नए स्किल्स जोड़ने के लिए भी करनी पड़ेगी. एंड उससे दिशाएं खुलेंगे. एंड दिशाओं की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है इस देश में, लेकिन क्लैरिटी की कमी है, कन्विक्शन की कमी है. एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू बिल्ड. तो कोई भी शख्स जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहता है, उनको ये 5 सवाल अपने आप से पूछने होंगे. नंबर 1, मैं कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ? सबसे गलत जवाब है सरकारी नौकरियों के लिए. एक स्पेसिफिक आंसर चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास फोकस नहीं होगा ना, तब तक आप भटकते रहेंगे. आप एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाते रहेंगे, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद हो गया, दूसरा आपको खुला दिख रहा है, आप वहाँ भाग जाएंगे. वो जैसे जैसे थोड़ा सा बंद होने लग जाएगा, तीसरे दरवाजे की तरफ चले जाएंगे. गलत. विच एग्ज़ाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? नंबर 2, मेरा फाइनेंशियल रनवे कितना है? मैं कितने पैसे खर्च कर सकता हूँ? परिवार का कर्ज जोड़ के, सब कुछ जोड़ के, दैट इज़ द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आई कैन मेक. और मुझे वो डेडलाइन अपनी ज़िंदगी पे डालनी ही पड़ेगी. नंबर 3, कितने अटैम्प्ट पे मैं रुक जाऊँगा? तो जो भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति है, जो भी आपकी पर्सनल स्थिति है, जो भी आपकी सोशल स्थिति है, जो भी आपकी प्रोफेशनल स्थिति है, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए आप कितने अटैम्प्ट देंगे, और उसके बाद नहीं, चाहे आप जितने भी करीब आ गए हो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है दोस्त. दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. ये सरकारी नौकरी तो एक शुरुआत होगी ना, वो शुरुआत आप किसी भी और रूप में भी कर सकते हैं. नंबर 4, क्या एक सरकारी नौकरी आपका जेन्युइन जुनून है या एक डिफ़ॉल्ट है? बहुत लोगों से जब मैं बात करता हूँ, जी सरकारी नौकरी क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी. कोई सर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कारण नहीं है. देयर आर पीपल हु आर पैशनेट बिकॉज दे अंडरस्टैंड वाई एंड व्हाट एंड
दैट्स वाई दे गो फॉर इट. एंड देयर पीपल हु आर लाइक जी ऐसे ही चलता आ रहा है, हमने देखा है, बहुत अच्छी पिक्चर थी, ये था वो था, तो करना है. एंड नंबर 5 सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्या आपने उन लोगों से बात करी है जिन्होंने अपनी सालों की ज़िंदगी इस एग्ज़ाम क्लियर करने में लगा दी लेकिन तब भी ना कर पाए? हैव यू sat with them and heard what all they went through? क्योंकि उनसे जब तक आप नहीं बात करेंगे, उनसे जब तक आप नहीं सीखेंगे, तब तक आपको असलियत नहीं पता चलेगी. बहुत लोग आपको ज्ञान देंगे कि अरे इन लूज़र से बात मत करना, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, सिर्फ विनर से बात करना, सिर्फ उन्हीं की कहानियों में ही वो जज्बा है जो आपको अपने अंदर डालना है. वो सब बहुत अच्छा लगता है सुनने में, वही बॉलीवुड पिक्चर जैसे. लेकिन इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग टू कम फेस टू फेस विद द ट्रूथ. ये सच्चाई है. ये सच्चाई 50% नहीं है, 99% पे प्रोबेबिलिटी है कि शायद मेरे साथ भी होगी. मुझे इस सच्चाई के लिए तैयार होना पड़ेगा. हैव दैट कॉन्वर्सेशन. आपकी ज़िंदगी एक लॉटरी की टिकट नहीं है दोस्तों. आपकी ज़िंदगी एक बहुत 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 मुश्किल से मिली ज़िंदगी है. बहुत सारी पीढ़ियों ने आपको पैदा किया है. आप सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते. प्लीज़ कोशिश करिए, जी जान से कोशिश करिए. हो गया तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी, नहीं हुआ तो मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप में दृढ़ साहस निश्चय है, यू विल हैव अ वंडरफुल लाइफ विद और विदाउट अ गवर्नमेंट जॉब. एक नौकरी आपकी ज़िंदगी नहीं बनाती, आप खुद अपनी ज़िंदगी बनाते हैं. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल यूट्यूब करियर्स चैनल, और मैं हूँ अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.